ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। सखियां सीता जी को गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में ले आईं, जहां श्री राम को सीता के प्रथम दर्शन हुए। सीता ने भी श्री राम के श्यामल मनोहारी रूप को देखा कि तभी दोनों भाई वाटिका में उनकी आंखों से ओझल हो गए। वो चकित होकर चारों ओर देखने लगीं कि राजकुमार क्षण भर में ही कहाँ लोप हो गए। उसी समय दोनों भाई लता कुंज में से ऐसे प्रकट हुए जैसे बादलों का आवरण हटाकर चांद निकल आता है। दोनों भाइयों के शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभा पा रही हैं। कानों में सुंदर आभूषण, टेढ़ी भ्रिकुटी और घूंघर वाले बाल, रत्नारी आंखों और मुस्कान की शोभा मन को सहज ही मोह लेती है। ये मनोहारी दृश्य देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। तभी एक सखी ने सीता जी से ठिठोली की, पार्वती का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को ही जी भर कर क्यों नहीं देख लेती। सिर से पैर तक श्री राम का सुंदर रूप देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके सीता जी को अवसाद हो आया। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण कर हृदय में श्री राम की मूर्ति बसाए बिसूरती सीता सखियों समेत पार्वती पूजन को चल पड़ी। नील पीत जलजाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, बिकट भ्रिकुटि कच भूभर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे, चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनु मोला, मुख छवि कहि न जाय मोहि पाहि, जो बिलोकी बहु काम लजाहि, पुरमणि माल कंबु कलगीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुटिलोना। सुषमासीन निधान, देखि भानुकुल भूषण ही, बिसरा
सखिन अपान। एहा धरि धीरजु एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। गौरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख गिन ले हूँ। सकुच सिय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम कै शोभा, तुमिरि पिता पनु मनु अति क्षोभा। तर बस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहहि सभीता। पुनिया उबहि बेरिया काली, अस कहि मन बिहसी एक आली। कूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ विलंब मातु भय मानी। धरि बड़ी धीर राम उर आने, सिरि अपन पउ पितु बस जाने। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। जानी कठिन शिव चाप बिसूरती, चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। परम प्रेममय मृदुमसि कीनी, चारु चित्त भीति लिखि लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। पति देवता सुती अमहु, मातु प्रथम तव रेख। महिमा
अमित न सकहि कही सहस शारदा शेष। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक के मौके पर मॉस्को में चीनी रक्षा मंत्री वी फेंग के साथ मुलाकात की। बीजिंग को यह बताया गया कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान करना चाहिए और आक्रामकता का रास्ता छोड़ देना चाहिए। इससे पहले भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा कि एक शांतिपूर्ण, स्थिर और सुरक्षित क्षेत्र के लिए विश्वास और सहयोग का वातावरण, गैर आक्रामकता, अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानदंडों के लिए सम्मान आवश्यक शर्तें हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में भाग लिया। उन्होंने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ब्रिक्स सदस्यों के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। आतंकवाद निरोधी अभियान में सेना का 1 मेजर और 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। धान की पैदावार में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। तिलहन में 12% की वृद्धि देखी गई है। सरकार ने तिलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी में वृद्धि की घोषणा की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के परीक्षण बढ़ा दिए गए हैं। शुक्रवार को 36,000 से भी अधिक लोगों का परीक्षण किया गया। कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बाद अधिकारियों ने लापरवाही न बरतने का आह्वान किया है। थाईलैंड ने कहा है कि वो क्रॉ नहर परियोजना को रद्द कर देगा, जिसे चीन थाईलैंड में बनाना चाहता था। इससे हिंद महासागर में बीजिंग की पकड़ कमजोर पड़ सकती है। थाई सरकार ने 724 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से 2 चीनी पनडुब्बियों की खरीद को भी टाल दिया है। 31,07,223 लोग अब तक भारत में कोविड-19 से उबर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 70,072 लोग संक्रमित हुए। ठीक होने की दर 77.23% है। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 10,59,346 परीक्षण किए गए। और इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को द्विपक्षीय T20 श्रृंखला के शुरुआती मैच में 2 रन से हरा दिया है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सौजन्य से हम आपके लिए लेकर आए हैं रोचक कहानियां। नमस्कार, मेरा नाम सुदर्शन श्रेष्ठ, शिमला में रहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन चला हुआ है और सभी बच्चे घरों में रह रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप घरों में रहकर बोर भी हो जाते होंगे, इसलिए आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी का शीर्षक है बालक की सीख। ये छोटी सी पुस्तिका राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने छापी है, जो बच्चों के लिए बहुत सी किताबें प्रकाशित करते हैं। तो कहानी का शीर्षक है बालक की सीख। बच्चों, बहुत पुराने समय की बात है। एक पहाड़ के साथ एक जंगल था। उस जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बसंतु नाम का एक छोटा बालक रहता था। उसके साथ उसके माता पिता और दादा रहते थे। उसे अपने दादू से बहुत प्रेम था। वे रात को उन्हीं के साथ सोता। दादू उसे बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते, राजकुमारों की, राक्षसों की, जीव जंतुओं की, पशुओं की, और वह उन्हें सुनता हुआ बड़े आराम से सो जाता। उसे अपने दादू से बहुत प्यार था और सदा उनके साथ साथ चला रहता। समय बीतता गया। उसके दादू काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और बीमार भी रहने लगे। होते होते उन्हें कई बीमारियां लग गई। गांव के वैद्य को बुलाया गया, लेकिन दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ और उसके दादू बिस्तर पर पड़ गए। जब वे बहुत बूढ़े हो गए तो उनसे ना कोई काम होता था, ना वे बाहर जा सकते थे, ना ही बसंतों को कोई कहानी किस्सा सुना सकते थे।
वे उनके साथ सो भी नहीं पाता था, क्योंकि रात को वे खांसते रहते और उन्हें कई तरह की दर्दें और पीड़ाएं रात को होती रहती। बच्चों, उस गांव में एक बड़ा अजीब सा रिवाज था कि जो भी आदमी बूढ़ा हो जाता, नकारा हो जाता, उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाते और उस चोटी में उसे वहां छोड़ देते। पहाड़ की चोटी पर ले जाने के लिए एक बड़ा किल्टा गांव में होता है, जिसमें बहुत सा सामान पीठ पर ढोया जाता है। उस किल्टे में डालकर उस बूढ़े को पहाड़ की चोटी पर ले जाते थे। एक रात गांव के लोगों ने फैसला किया कि इसे अब हमें पहाड़ की चोटी पर छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये नकारा हो चुका है, ना ही कोई काम कर पाता है, इसकी बीमारी भी ठीक नहीं हो रही है। और सुबह तड़के ही वे उसे किल्टे में डालकर ऊपर ले जाने लगे, तो बसंतु भी उनके साथ चल दिया। हालांकि लोगों ने मना किया कि बच्चों को भाई नहीं जाना चाहिए, लेकिन बसंतु नहीं माना। जब उन्होंने पहाड़ की चोटी पर जाकर उसके दादू को पहाड़ के एक ओर छोड़ा, तो वे जोर से कराहे। उनकी कराहट सुनकर बसंतु दौड़ा दौड़ा उनके पास चला गया और उन्हें फिर से किल्टे में डालने की कोशिश करने लगा। इस दृश्य को देख जो गांव वाले उसके साथ गए थे, वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने फिर से उसके दादू को किल्टे में डाल लिया और उसे वापस गांव ले आए। दिन रात दादू की सेवा गांव वाले, उसकी बहू, उसका बेटा करने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वे ठीक होने लगे। बसंतु ने जो काम किया, जो अपने दादू को वापस लाया और फिर से गांव वालों ने उसका स्वागत किया, उससे वे इतने प्रभावित हुए कि उस दिन के बाद ये प्रथा या कुप्रथा जिसको हम कह सकते हैं, उसे उन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद कभी भी किसी बूढ़े व्यक्ति को वे पहाड़ की चोटी पर नहीं ले गए, ना ही उसे अकेला वहां पर छोड़ा। तो कभी कभी बच्चों, छोटे बच्चे जिन्हें हम नादान समझते हैं, ऐसा काम कर देते हैं कि बड़ों के लिए भी एक सीख बन जाती है। इसीलिए इस कहानी का नाम था बालक की सीख। धन्यवाद। भारत शंघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ में इस वर्ष के अंत तक एससीओ प्रमुखों की परिषद की अध्यक्षता संभालने के साथ अपनी छवि को विस्तृत और संवर्धित कर रहा है। इस जिम्मेदारी और पिछले 3 वर्षों के दौरान एससीओ में भारत की यात्रा इस जीवंत संगठन के प्रति स्पष्ट आशा और एक विशाल और आत्मनिर्भर भारत के लिए इस संगठन द्वारा संभावित विशाल अवसरों के लिए एक सुखद कल्पना है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ अपने अस्तित्व में आने के बाद पिछले 2 दशकों में यूरेशियाई क्षेत्र में एक प्रमुख क्षेत्रीय संगठन के रूप में उभरा है। यूरेशिया क्षेत्र के 60% से अधिक और दुनिया की आबादी के 40% से अधिक के लिए एससीओ के सदस्य देश दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/4 हिस्सा रखते हैं। नए देशों को शामिल करने से दोनों स्थायी और पर्यवेक्षक सदस्यों के रूप में न केवल संगठन की सीमाओं का विस्तार किया गया है, बल्कि इसके दायरे और प्रभावशीलता को व्यापक बनाने में भी मदद की गई है। क्षेत्रीय तालमेल में वृद्धि नए सिरे से आम सुरक्षा चुनौतियों को कम करने और दीर्घकालिक आर्थिक और ऊर्जा संबंध बनाने में परिलक्षित होती है। कोविड-19 महामारी के सामाजिक आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए सहयोग की भावना हाल ही में स्पष्ट हुई थी। भारत ने सन 2005 में संगठन का पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किया था और 2017 में उसे पूर्ण सदस्य का दर्जा मिल गया। संगठन के साथ 1 दशक से भी अधिक का समय इस क्षेत्रीय समूह में और अधिक सार्थक भूमिका निभाने की भारत की इच्छा को स्पष्ट करता है। ये आशावाद भारत की यूरेशियाई साझेदारी को और घना करने की इच्छा से उपजा है। इस संगठन में एससीओ भारत के लिए अपने विशाल पड़ोस को फिर से जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिसके साथ हम साझा इतिहास के दीर्घकालिक स्थायी बंधन से बंधे हुए हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत यूरेशिया के देशों से घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। भारतीय व्यापारियों और यात्रियों ने हजारों वर्षों तक समुद्री मार्गों के साथ व्यापार किया था।
और बौद्ध धर्म विशाल यूरेशियाई पटल पर फला फूला था। ये इतिहास भारत और मध्य एशिया के बीच घनिष्ठ संबंधों से भरा हुआ है, जिसमें लोगों, वस्तुओं और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से आध्यात्मिकता ने दोनों पक्षों को समृद्ध किया है। मध्य एशिया में भारतीय सिनेमा, संगीत और कला के प्रति गहरी रुचि भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षण को दर्शाती है। इस घनिष्ठ संबंधों की शक्ति को स्वीकार करते हुए भारत की बढ़ती आर्थिक क्षमता और संस्थागत क्षमताओं के निर्माण में विशाल अनुभव और विशेषज्ञता एससीओ की चल रही परियोजनाओं के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है और नए क्षेत्रों में सर्वोत्तम साधन बन सकते हैं, ताकि इस क्षेत्र के लिए एक विस्तृत विचारधारा बन सके। 30 नवंबर 2020 को भारत में शिखर सम्मेलन के समापन के दौरान एससीओ परिषद में विभिन्न राष्ट्रों के प्रमुखों की भारत द्वारा अध्यक्षता हमें एक अवसर प्रदान करती है। साथ ही एससीओ के व्यापार और आर्थिक एजेंडे में एक महत्वपूर्ण तरीके से योगदान दिया जा सकेगा, जो नवंबर में शिखर सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य रहेगा। भारत ने 3 नए क्षेत्रों स्टार्टअप और इनोवेशन, पारंपरिक चिकित्सा और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में सहयोग प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है। भारत ने सतत विकास लक्ष्यों 3 अर्थात SDG 3 की प्राप्ति के लिए पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग पर एक नए उप समूह के गठन, स्टार्टअप और नवाचार पर एक नए एससीओ विशेष कार्यदल की मेजबानी करने और युवा वैज्ञानिकों के लिए पहले एससीओ सम्मेलन की मेजबानी का प्रस्ताव दिया है। नई दिल्ली एससीओ के भीतर व्यापार और निवेश में संभावित और पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने पर एक अधिक सक्रिय और केंद्रित बौद्धिक प्रवचन बनाने का प्रयास कर रहा है। भारत को बैठक में सभी सदस्य राज्यों से पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ और नवंबर में भारत में एससीओ प्रमुखों की बैठक में नेताओं के समक्ष रखी जाने वाली कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के लिए नई दिल्ली प्रयासरत है। भारत अधिक से अधिक जनमानस के संपर्क को बढ़ावा देकर एक दूसरे की सांस्कृतिक विरासत को समझने में योगदान देना चाहता है। यही सांस्कृतिक विरासत और बंधन हमारे क्षेत्र को एकजुट बनाते हैं। भारत पूरी तरह से आम सहमति और आपसी समझ की भावना का समर्थन करता है, जो कि संगठन की पहचान रही है। नई दिल्ली हमेशा अपने विचारों और कार्यों को केंद्र में रखकर इस क्षेत्र की समृद्धि और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एससीओ के एजेंडे को समृद्ध करने में रचनात्मक भूमिका निभाता रहेगा। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।